आप सभी को साहित्यकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के कालजयी कथाकार और मनीषी नरेंद्र कोहली जी का आज जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को उन्हीं के सम्मान में हमारे सारे हिंदी के पाठक, सारे भारत के साहित्य प्रेमी साहित्यकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या कर सकते हैं साहित्यकार दिवस पर? आप नरेंद्र कोहली जी की या किसी भी अन्य साहित्यकार की कोई अच्छी सी कृति पढ़ें, पढ़ाएं, शेयर करें, उसकी चर्चा करें और कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़ें। साहित्य के साथ जुड़ने के माध्यम से अपने देश की आत्मा से, अपनी वैचारिक संस्कृति से जुड़ें। यही महत्व है किसका? साहित्यकार दिवस का। तो साहित्य के वातायन से, साहित्य के झरोखे से हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को देखें। ये है साहित्यकार दिवस की आत्मा और यही है कालजयी कथाकार नरेंद्र कोहली के साहित्य का मर्म। कोहली जी का एक छोटा सा जीवन परिचय देना बड़ा आवश्यक है। कोहली जी का जन्म सन 1940 में अविभाजित भारत के सियालकोट नाम के शहर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। वहाँ से आज़ादी के बंटवारे के समय परिवार सहित वो भारत आए, जमशेदपुर गए, वहाँ रहे, जहाँ उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद आगे पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली आए। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने आगे की पढ़ाई करी, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियाँ हासिल करी और वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में वो हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। इसके साथ साथ जो साहित्यिक अवदान नरेंद्र कोहली का था, अगर आप उसको देखें तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में वो असाधारण है। उन्होंने 1975 में अपनी पहली कालजयी कृति दी, जिसका नाम था दीक्षा। दीक्षा रामकथा का पहला खंड था। रामकथा जिससे हम सब परिचित हैं। रोम रोम में जिस देश में राम समाये हुए हैं, वहाँ रामकथा कोई नई चीज़ नहीं थी। उन्होंने उस समय राम जी को थामा जिस समय पूरे हिंदी साहित्य में एक अवनति का दौर चल रहा था। एक जो कि मौलिक सोच की बहुत कमी होती है हमारे साहित्यकारों में या इन जनरल हमारे देशवासियों में। तो होता क्या है कि कुछ वेस्ट में चल रहा है, कुछ वेस्टर्न आंदोलन चल रहे हैं, उनको कॉपी पेस्ट करके वो अपना एक स्टाइल में हिंदी में रिपीट करने लगते हैं। तो जितने नैतिक मूल्य हैं सबको फेंक दीजिए, निराशा में डूब जाइए, सब कुछ बुरा है, गंदगी की ओर फोकस करिए, ये सब चल रहा था उस दौरान। वहाँ पे एकदम से नरेंद्र कोहली प्रकट होते हैं। कहाँ पे? रामकथा के साथ। और रामकथा में सारा मैजिक, जादू टोना हटाकर वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि राम जी के जन्म को, राम जी के कर्म को, उनका आना, वन में जाना, वन में जो शोषित है, वंचित है, उन सारे लोगों को इकट्ठा करना, उनमें साहस भरना, उन्हें शक्ति देना, उन्हें सामर्थ्य देना, ट्रेन करना और संसार की सबसे बड़ी आसुरी शक्ति रावण के साथ भिड़ जाना। सबसे पहले तो वो राक्षसों का प्रतिकार अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने जीवन को ठीक करने के लिए करते हैं, जो वनवासी हैं, राम की मदद से। और फिर कैसे कैसे जैसे जैसे वो ऋषियों के संपर्क में आते हैं, वनवासियों के संपर्क में आते हैं, वो देखते हैं अत्याचार की एक एक परतें खुलती जाती हैं। वहाँ शरभंग के आश्रम में शरभंग ऋषि के आत्मदाह को, हड्डियों के ढेर को, ये सारी कथा रामायण में है। पर जिस जीवन दृष्टि के साथ नरेंद्र कोहली इसको प्रस्तुत करते हैं, वो जीवन दृष्टि बहुत असाधारण थी, बिल्कुल नई थी। वो तब भी नई थी और लगभग 50 बरस बीतने के बाद आज भी नई है। इनफैक्ट 51 बरस हो चुके हैं दीक्षा के प्रकाशन को, लेकिन वैसी दृष्टि न पहले थी और न आज है, न भूतो न भविष्यति। कोहली जी की बाद में कई लोगों ने नकल करने की कोशिश करी, उनसे प्रेरणा लेकर या उसी लीक पर चलकर, लेकिन वो बात कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो पैनापन, मानव के मन की वो समझ, लेखनी की वो पकड़ और वो लेखक ये कौशल किसी और में था ही नहीं। दीक्षा के बाद दीक्षा बहुत सफल रही, बहुत लोगों ने सराहा। अमृतलाल नागर जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन सब ने बड़ा आशीर्वाद दिया। जो उस समय हिंदी के मूर्धन्य पुरोधा थे, उन्होंने बहुत सराहा। एक एक करके रामकथा के खंड आते गए।
दीक्षा, संघर्ष की ओर, फिर अवसर, फिर संघर्ष की ओर, फिर युद्ध 1, युद्ध 2, और फिर जब इन सबको सम्मिलित किया गया तो अभ्युदय नाम से 2 खंडों में रामकथा का प्रकाशन हुआ। रामकथा को अकेले ही अगर एक उपन्यास भी अगर कोहली जी ने रामकथा का लिखा होता तो भी वह कालजयी कहलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसमें न तो उनकी ऊर्जा समाप्त हुई और न उनकी प्रतिभा। उन्होंने इससे कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट लिया, महासमर। पूरी महाभारत की कथा को उन्होंने अपने दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से देखा, लिखा और कहीं भी भारतीय दृष्टि से उसको विचलित नहीं होने दिया। कई बार लोग उसमें कम्युनिज्म थोप देते हैं, मार्क्सिज्म थोप देते हैं, अपनी फेमिनिज्म थोप देते हैं। उनकी दृष्टि विशुद्ध भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि रही। और सबसे बड़ी बात है, महासमर लगभग 20 सालों तक लिखा गया था, लंबा स्पैन है, 8 बड़े बड़े नॉवेल्स हैं, तो उपन्यास श्रृंखला है। कई बार हम देखते हैं जब इतनी लंबी उपन्यास श्रृंखला होती है तो लेखक का खुद का मन बदल जाता है, उसके चरित्र चित्रण में स्वयं विरोधाभास आ जाता है। वो किसी एक चरित्र के बारे में पहले कुछ सोचता है और जैसे 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 2, 5, 7, 8, 10 बरस बीतते हैं उसके मन में वही चरित्र बदल जाता है। तो कई बार वो उस चरित्र को ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं जिसका उनके पूर्ववर्ती चरित्र से एक विरोधाभास आ जाता है। कितनी मेहनत के साथ महासमर लिखा गया है और कितनी गहरी दृष्टि के साथ महासमर लिखा गया है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक बड़ी पतली सी किताब है, जहां है धर्म वहीं है जय। ये किताब मुझे महासमर पढ़ने के बाद मिली थी, पर जब मैंने कोहली जी से पूछा, इसके बारे में जिज्ञासा करी, तो उन्होंने बताया कि ये महाभारत की जो अर्थ प्रकृति है, महाभारत में अलग अलग पात्रों का चरित्र क्या है, व्यास कहना क्या चाहते हैं, व्यास की दृष्टि से स्वयं महाभारत कैसा है, कौन नायक है, कौन महानायक है, कौन उपखंडों का नायक है, कुंती का चरित्र कैसा है, द्रौपदी का चरित्र कैसा है, कृष्ण कैसे हैं, युधिष्ठिर कैसे हैं, इन सारे चरित्रों का विश्लेषण उन्होंने बहुत सरस रूप में एक पतली सी पुस्तक में किया है, जहां है धर्म वहीं है जय, जिसमें उन्होंने पूछा है कि महाभारत का नायक, उसका हीरो है कौन, साहित्य की दृष्टि से हीरो कौन है, और वो प्रमाणों के साथ निष्कर्ष निकालते हैं कि वो हीरो न भीष्म है, न अर्जुन है, न कर्ण है, न श्री कृष्ण है, वो युधिष्ठिर है। ये बहुत विचित्र सा कंक्लूजन है जो आप देखते हैं, लेकिन आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे अगर आप कोहलीकृत महाभारत पढ़ते जाएं महासमर के रूप में, तो युधिष्ठिर का चरित्र, जो कि टीवी सीरियल वाली महाभारतों में एक मूर्ख जुआरी किस्म का चरित्र है, वो बिल्कुल गलत है, वो खुलता ही नहीं आपके सामने। कुंती और द्रौपदी के चरित्र पॉपुलर महाभारतों में या जो टीवी पे आती हैं या कॉमन किंवदंतियों में कही जाती हैं, उनमें बहुत अलग अलग किस्म के चरित्र उनके उकेरे जाते हैं। लेकिन जितना गरिमामय, जितना उदात्त चरित्र आपको इस तरह के पात्रों का कोहली जी के महाभारत में मिलेगा, वो बिल्कुल मूल महाभारत की प्रकृति से मेल खाता है। कहीं भी उन्होंने महर्षि व्यास की मनस्थिति पर, उनके चिंतन दृष्टि पर अपनी चिंतन दृष्टि थोपी नहीं है। वो बात अलग है, कई युग पहले जो महाभारत कही गई थी उसमें कथाकार के कहने का तरीका अलग था। उस तरीके को उन्होंने आधुनिक तरीके से कहा है, परिमार्जित करके आधुनिक पाठक के लिए औपन्यासिक रूप में कहा है, और इतनी सुंदरता से कहा है कि आप पढ़ना शुरू करिए, आप छोड़ नहीं पाएंगे, आप चिपक कर रह जाएंगे। आप भूखे प्यासे उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, घंटों लगातार पढ़ सकते हैं। यह आकर्षण है किसका? महासमर का। मुझे ध्यान है महासमर के कुछ खंड आ गए थे और बीच में मैंने एक पुस्तक देखी, तोड़ो कारा तोड़ो। अब मुझे तो बहुत प्रतीक्षा रहती थी कि महासमर का अगला खंड आएगा, उसको पढ़ेंगे, और तोड़ो कारा तोड़ो आ गई। भाग्य की बात, उस समय तक मैं कोहली जी के संपर्क में आ गया था, तो मैंने कहा कि विवेकानंद कहाँ से आ गए बीच में। कोहली जी के मन में कई धाराएं साथ साथ बहती रहती थीं, क्योंकि विशद व्यक्तित्व था। तो महासमर पर काम करते करते कर्म के सिद्धांत और भारतीय मनीषा, दर्शन, अध्यात्म जैसे जैसे उनके मन में और जागृत हुआ, विवेकानंद का चरित्र उनके मन में बहुत जागृत हुआ। आप देखिए,
एक पंजाबी मूल के लेखक जिनकी मातृभाषा उर्दू थी और जो पंजाब से आए थे, उनको सबसे अधिक आकर्षित किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने इतनी अद्भुत कथा के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म से लेकर उनके रामकृष्ण परमहंस तक जाने, दीक्षित होने, शिष्य बनने, अमेरिका जाने, लौटने, इन सब की जो कथा लिखी है वो अद्भुत है। इतनी सुंदर स्वामी विवेकानंद की जीवनी कभी लिखी ही नहीं गई। एक सरस उपन्यास के रूप में आप पढ़ सकते हैं। और फिर से वही बात है, वो जो कोहली तत्व उसमें है कि आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। जो हिंदी के पाठक नहीं हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है या जिनको पढ़ने का अभ्यास नहीं है, अगर आपको पढ़ने का शौक लगाना है, अगर चस्का लगना है, आप एक बार नरेंद्र कोहली को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 20 पन्ने पढ़ लें और फिर 2000 पन्ने न पढ़ पाएं। आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो हिंदी को अगर आगे बढ़ाना है, जैसे हम पहले सुनते थे बाबू देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता की जो सीरीज थी, उसके लिए भी लोग बड़ी प्रतीक्षा करते थे। पुरानी बात है ये। अगर आप उदात्त हिंदी साहित्य को देखें तो उसमें नरेंद्र कोहली बहुत अद्भुत हैं। सच तो ये है कि पूरे साहित्य में कोहली जी का स्थान अप्रतिम है। रशियन लिटरेचर में लियो टॉल्स्टॉय या लेव टॉल्स्टॉय का जो स्थान है, वैसा या शायद उससे श्रेष्ठ स्थान नरेंद्र कोहली का हिंदी साहित्य में है। कारण टॉल्स्टॉय के पास उनकी संस्कृति की पृष्ठभूमि नहीं थी। कोहली की पृष्ठभूमि में स्वयं वाल्मीकि और भगवान व्यास खड़े हैं। उनकी वाणी को विस्तार दिया है नरेंद्र कोहली ने। और अगर वाल्मीकि और व्यास की वाणी को हम ले लें तो पूरा भारतीय वाङ्मय, सारी जीवन दृष्टि, सारे जीवन मूल्य, आध्यात्म, ये सब उसमें आ जाता है। सारे सिद्धांत उसमें आ जाते हैं, जीवन शैली उसमें आ जाती है, मनोवैज्ञानिकता उसमें आ जाती है। ये सब आपको कोहली जी के साहित्य में देखने को मिल जाएगा। तो आज कोहली जी की चर्चा हो रही है, आज ही तो कोहली जी की चर्चा होनी है। वैसे तो सारे दिन उनके हैं, लेकिन क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो ये विशेष है। 3 लंबी उपन्यास श्रृंखलाएं, अभ्युदय, महासमर और तोड़ो कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो अधूरी ही है। कोहली जी से बाद में जब पूछता कि स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे, तो मैं पूछता था उनसे कई बार फ़ोन पर कि कहाँ तक पहुँच गए स्वामी जी, तो कहते थे बाद में कि स्वामी जी ठहर गए हैं। मैंने कहा कब चलेंगे? तो कहते थे कि जब स्वामी जी की इच्छा होगी तब चलेंगे, मेरे चलाने से थोड़ी चलते हैं वो। तो फिर भी जो 6 खंड तोड़ो कारा तोड़ो के अब तक प्रकाशित हुए हैं, वो भी हिंदी साहित्य की अद्भुत धाती हैं। ये तो ही उपन्यास श्रृंखलाएं। उन्होंने व्यंग भी बहुत शानदार लिखे हैं। अगर किसी को लगता है कि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते हैं, तो व्यंग में आप पढ़िए हुए हम मर के जो रुस्वा, मिर्ज़ा गालिब के ऊपर लिखा हुआ उनका एक लंबा व्यंग है। जिस नफासत के साथ वो उर्दू लिखते हैं, जिस ध्यान और महीन बुनावट के साथ वो शब्दों का चयन देखते हैं कि अगर अलग अलग क्षेत्रीयता का व्यक्ति है तो किस तरीके से अलग अलग तबके का व्यक्ति है, अलग अलग शिक्षा के स्तर का व्यक्ति है तो उसकी भाषा कैसी होती है, उसकी शैली कैसी होती है। और वो भी वो साहित्यकार जो संस्कृत और हिंदी का पंडित माना जाता हो, कम से कम लोकमानस में, जब वो उर्दू में लिखने में आता है तो आप उसका एक्सपर्टीज देखिए, अद्भुत है। व्यंग तो उनके वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, पर अगर वो सिर्फ व्यंग लिखते तो भी श्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते। पर क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा और इतना सारा लिखा है कि उनका व्यंग खाली उनके व्यक्तित्व का एक अंश बनकर रह जाता है। कई सारे आत्मकथात्मक उपन्यास हैं। उनका अंतिम उपन्यास था सागलकोट, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन की अपनी कथा लिखी। उस विभाजन को एक 7 साल के बच्चे ने कैसे जिया, कैसे देखा, किस तरह से परिवार उठकर भारत में आया, अपनी दादी के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, बहुत मार्मिक कथा उन्होंने सागलकोट के रूप में लिखी है। मधुरिमा कोहली आंटी के साथ, जो कि श्रद्धेय कोहली जी की धर्मपत्नी हैं, उनके साथ कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई, कैसे प्रेम आगे बढ़ा,
बहुत सुंदर, बहुत पवित्र कथा के रूप में एक छोटा सा उपन्यास है प्रीति कथा, उसमें लिखा हुआ है, साथ सहा गया दुख। ये सारे वो छोटे छोटे लघु उपन्यास हैं जो बिल्कुल सीधी सपाट भाषा में लिखे गए हैं और इतने मार्मिक हैं कि आप हंस भी देंगे, आप रो देंगे पढ़ते हुए। और सारी चीज़ों में, उर्दू हो, सीधी हिंदी हो, स्पष्ट सरल हिंदी हो या संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो, तत्संप्रधान, हर स्थान पर कोहली जी की भाषा का प्रवाह इतना अद्भुत है जितना शायद कभी नहीं। अगर आप प्रवाह देखें, अमृतलाल नगर की भाषा प्रवाहमयी है, पर वो देशज हो जाती है। कोहली जी उर्दू लें या उर्दू प्रधान हिंदी लें, संस्कृत प्रधान हिंदी लें, सहज हिंदी लें, वो प्रवाह कहीं नहीं रुकता। निबंध अगर आप देखें, स्मरामी एक संग्रह है जिसमें उनके निबंध संकलित हैं। उनके संस्मरण देखें, समाज जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें वो अपने आसपास के साधारण पात्रों को देखते हैं जो आम दैनिक जीवन से छोटी छोटी घटनाओं को बुनते हैं और उनमें अपनी जीवन दृष्टि को जोड़कर पाठक के सामने एक बहुत अद्भुत रूप से वो उद्घाटित कर देते हैं। संस्कृति के ऊपर उनके निबंध, साहित्यकार के ऊपर उनके निबंध, ये निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथात्मक उपन्यास कह लें या लघु उपन्यास कह लें या फिर महाकाव्यात्मक विवृध उपन्यास, ये जितना भी कुछ गद्य में लिखा जा सकता है, ये सारा रचना संसार नरेंद्र कोहली जी का है। इसका एक अंश भी अगर आप लेते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो इसका रसास्वादन आपके लिए अद्भुत रहेगा। हो सकता है आप कहें कि साहित्यकार दिवस पर आप सिर्फ नरेंद्र कोहली की बात क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोहली अत्यंत प्रिय हैं, शायद सबसे प्रिय हैं। गद्य में या पद्य में बहुत श्रेष्ठ स्थान महादेवी का है, तो महादेवी जी तो खैर अद्भुत हैं ही, पर पद्य में अद्भुत हैं और गद्य में भी जितना सीमित गद्य उन्होंने लिखा है उसमें वो असाधारण है। अगर हम नरेंद्र कोहली को देखें तो कोहली कहीं ना कहीं बाकी दूसरे कथाकारों के मुकाबले आगे निकल जाते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन सच तो ये है कि साहित्यिक निकष पर जब इसे जांचा जाएगा तो आने वाले युग, आने वाली शताब्दियां बहुत स्पष्टता से इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि 1975 जब से दीक्षा प्रकाशित हुई से लेकर 2015 जब तोड़ो का खंड प्रकाशित हुआ था, तब तक का ये लगभग 40 वर्षों का जो समय है, ये हिंदी साहित्य में नरेंद्र कोहली युग के नाम से क्यों जाना जाएगा, ये हिंदी के पाठक और हिंदी के अध्येता अच्छे से समझ पाएंगे। आज साहित्यकार दिवस के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करके पूरे आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मैं सिर झुकाकर साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आप सबको कहना चाहता हूँ, कोहली जी को पढ़िए, देखिए, सुनिए, बांटिए और कोशिश कर सकें तो उन्हें जीवन में उतारिए। आप देखेंगे कि जीवन और सुंदर और आनंदमय और जागृत हो जाएगा। यही है लक्ष्य साहित्य का और यही है लक्ष्य एक श्रेष्ठ कालजयी साहित्यकार का, जिसके जन्मदिन के अवसर पर हम मनाते हैं साहित्यकार दिवस। आप सभी को एक बार फिर साहित्यकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम।